हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका, देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करें ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में, तो ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है वोल्टता के मान को घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। किससे? ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो जानते हैं, सबसे पहले बात कर ले अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है। अन्योन प्रेरण में क्या होता है, दो कुंडलियां होती हैं। जब हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण दूसरी कुंडली जो पास में रखी कुंडली होती है उसमें भी धारा प्रवाहित हो जाती है। भाई जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा, जिसके कारण पास में रखी कुंडली में भी फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और धारा के मान को हम घटाते बढ़ाते तो फ्लक्स में परिवर्तन, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती। तो बात करें ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, चौकोर चौकोर क्या होती हैं, पटलीड क्रोड होती हैं। भाई जैसे कोई आपकी हो गई लोहे की पत्ती, हो गई लोहे की पत्ती है चौकोर चौकोर, और बीच में उसके क्या होता है, खुला होता है। ठीक, बीच में उसका खुला होता है, जैसे चौकोर पत्ती हो गई। तो कई सारी पत्तियों को हम एक के ऊपर एक मान लीजिए 8-10 पत्तियों को हम क्या कर रहे हैं, रख दें, तो उससे क्या बन गई, एक पूरी क्रोड बन गई। और उस पर हम क्या कर दें, किसी चीज का पेंट कर दें या लेपन कर दें, ठीक है, तो वो बन जाती है पटलीड क्रोड। ठीक, तो हम इसमें होता क्या है, आयताकार पत्तियां होती हैं लोहे की। इसमें आयताकार लोहे की पत्तियां होती हैं जिनको एक के ऊपर एक रख के हम क्या कर देते हैं, लेपन करके ट्रांसफार्मर की रचना करते हैं। और इस पे क्या होता क्या है, ऊपर एक प्राथमिक कुंडली और नीचे एक द्वितीयक कुंडली लगी होती है। द्वितीयक कुंडली में तांबे के तार के कई सारे फेरे, और प्राथमिक में बहुत ही कम होते हैं। प्राथमिक में बहुत कम और द्वितीयक में कई सारे तांबे के फेरों को हम लपेटकर इस ट्रांसफार्मर की रचना करते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए ट्रांसफार्मर में होता क्या है। ट्रांसफार्मर में होती है लोहे की पत्तियां। आप पहले तो ये जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आती है बाहर से, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहां से कितनी सप्लाई आती है, 11,000 की, 11,000 वोल्टेज की सप्लाई आती है। सोचो 11,000 कितना कम होता है। और हमारे घरों पे जो सप्लाई होती है वो कितने की होती है, घर पे नॉर्मल जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक की सप्लाई हमारे घर पे आती है। तो उसको कम कौन करता है, ट्रांसफार्मर कम करता है। जब 11,000 वोल्ट की लाइन से करंट आता है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसकी वोल्टता को कम करता है। भाई सिद्धांत क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटा और बढ़ा सकता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, 11,000 वोल्ट की जो लाइन है उसके मान को कम करके, और जितना घर को चाहिए 220 से 240 वोल्ट तक के करंट को ये मीडियम करता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, लोहे की पत्तियां होती हैं आयताकार, जो बीच से खुली हुई होती हैं। इन पत्तियों को हम एक के ऊपर एक रख के इस पर पेंट कर देते हैं वार्निश का, और क्या करते हैं, ऊपर लगाते हैं एक प्राथमिक कुंडली, नीचे लगाते हैं द्वितीयक कुंडली, जिसको हम किस प्रकार लगाते हैं, प्राथमिक कुंडली में तांबे के कम फेरे लगे होते हैं। ठीक, और द्वितीयक कुंडली में क्या होते हैं, कई सारे फेरों को लपेटकर बनाते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चई, दूसरे होते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर। जब कम फेरे वाले होते हैं तो अभी आगे हम आपको बताएंगे कि उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। अब क्रियाविधि की बात करें कि ट्रांसफार्मर में होता क्या है, जैसे ही हम प्रत्यावर्ती, भाई प्राथमिक कुंडली में ऊपर क्या लगा है, प्रत्यावर्ती जनित्र लगा है। जब हम क्या करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो देख सकते हैं आप, हमने स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे भी बताया। जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ स्टेप में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सबसे पहले जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, धारा के कारण ये जो तांबे के तार हैं इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, जब प्राथमिक कुंडली अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती, प्राथमिक के पास में लगी है, सामने क्या लगी है, द्वितीयक कुंडली लगी है। जब पहले में हम धारा प्रवाहित करेंगे उसके कारण दूसरे में धारा प्रवाहित होने लगेगी। पहले में फ्लक्स उत्पन्न होगा तो उसके कारण दूसरे में फ्लक्स उत्पन्न होगा। और जब हम धारा के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, द्वितीयक वाली जो कुंडली है उसके मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब धारा के मान में परिवर्तन होगा फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। द्वितीयक कुंडली में क्या होगी, एक प्रेरित धारा बहने लगेगी और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगेगा। पहले हम देंगे परिपथ को धारा, प्राथमिक कुंडली से जो प्रत्यावर्ती जनित्र लगा
लगा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है प्रत्यावर्ती जनित्र। ठीक, प्रत्यावर्ती जनित्र से हम ऊर्जा दिए प्राथमिक कुंडली से, तो क्या हुआ, ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, जिसमें पास रखी जो द्वितीय कुंडली है, रचना से आप समझिए ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रचना देख लीजिए, इसमें होता क्या क्या है। इसमें नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां लगी होती हैं। इसमें होता क्या है, नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां लगी होती हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रखकर वार्निश का पेंट कर देते हैं। इसमें नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां लगी होती हैं। ठीक है, जैसे ये चूड़ी हो गई, हम चौकोर शेप की बात कर रहे थे, ये गोल शेप की है, बस फर्क इतना ही है, आपको चौकोर मान के चलना है। तो देख सकते हैं इसके बीच में क्या है, बीच में होल है और किनारे पट्टियां हैं, तो आपको मानना है कि ये चौकोर पत्ती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे चूड़ियों को एक के ऊपर एक रख रहे हैं, देख सकते हैं आप, कई सारी चूड़ियों को एक के ऊपर एक रख दें तो ये क्या बन गई, पटलीड क्रोड बन गई। क्या बन गई, पटलीड क्रोड। इसी प्रकार क्या होता है ट्रांसफार्मर में, चौकोर शेप की पट्टियां होती, जिनको एक के ऊपर एक रख के हम क्या कर देते हैं, वार्निश का पेंट कर देते हैं। ठीक, तो बन गई क्रोड, लोहे की क्रोड बन गई ना। अब ऊपर साइड में हम प्राथमिक कुंडली जोड़ते हैं, नीचे साइड में द्वितीय कुंडली जोड़ते हैं और ऊपर साइड में प्रत्यावर्ती जनित्र जोड़ते हैं। रचना देखिए, आपको समझ में आएगा। इसमें नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां होती हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर वार्निश का इसमें पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पटलीड क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, पटलीड क्रोड कहते हैं। और ट्रांसफार्मर के ऊपर प्राथमिक कुंडली, जिसको तांबे के तार के कम फेरे लपेटकर बनाते हैं, उसको लगा देते हैं और उसके साथ ही प्रत्यावर्ती जनित्र यानी एसी जनित्र जोड़ देते हैं। नीचे द्वितीय कुंडली लगाते हैं, जिसे तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे लपेटकर बनाई जाती है। ठीक, ये बात हुई इसकी रचना की। अब क्रियाविधि की बात करें कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। ठीक, पहले एक बार और समझ लीजिए। इसमें नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां होती हैं, जिन्हें एक एक करके रखकर वार्निश का पेंट कर दिया जाता है, पटलीड क्रोड उनको हम कहते हैं। ट्रांसफार्मर में ऊपर प्राथमिक कुंडली, नीचे भाई उसमें जब प्राथमिक कुंडली को कम फेरे वाले तार से जोड़ते हैं और एसी जनित्र लगाते हैं, नीचे द्वितीय कुंडली लगाते हैं और ज्यादा तार लपेटकर इसको लगाते हैं। ये रचना की बात हुई। अब क्रियाविधि समझते हैं। ट्रांसफार्मर में लगी पटलीड क्रोड पर, जब ट्रांसफार्मर में जो पटलीड क्रोड है, जब उस पर हम प्राथमिक कुंडली की सहायता से धारा प्रवाहित करेंगे, प्राथमिक कुंडली की सहायता से प्रत्यावर्ती जनित्र से हम जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो लोहे के तार हैं, जो भाई क्या है, लोहे की के पटलीड क्रोड से बनी है कुंडली और तांबे के तार हमने लपेटा है। जब हम प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित करेंगे, जो तांबे के तार हैं उनके चारों ओर और पटलीड क्रोड के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो जाएगा और हम क्या करेंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और जब हम धारा के मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा के मान में परिवर्तन, तो फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक, जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो द्वितीयक रखी जो कुंडली है पास वाली, उसमें क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। भाई हमने धारा दिया, उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। जब धारा के मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा और पास में रखी जो कुंडली है उसमें भी क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही अन्योन प्रेरण का सिद्धांत होता है कि अन्योन प्रेरण नाम से ही होता है, किसी अन्य के कारण। एक में हम काम करते हैं, काम दूसरे में होता है। ठीक, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और उस पर भी एक विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है। जब हम फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी द्वितीय कुंडली में आरोपित हो जाता है, जिससे जो लोहे की क्रोड है उन पर जो चुंबकीय ऊर्जा होती है, भाई जब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो जो चुंबकीय ऊर्जा होती है वो प्रेरित धारा क्या करती है, उसे वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो अब ये बात हुई ट्रांसफार्मर की। अब बात कर लें कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा संयंत्र होता है, कैसा संयंत्र होता है, जिसके द्वारा हम धारा के मान को आसानी से बढ़ा और घटा सकते हैं। किस प्रकार बढ़ा घटा सकते हैं, भाई हमें जब ज्यादा करंट की जरूरत होगी, ठीक, तो हम इसके मान को बढ़ा सकते हैं और जब कम करंट की, जैसे घर के सप्लाई के लिए, तो घटा भी सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ा देता है। यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ा देता है और धारा के मान को कम कर देता है। जैसे आम ट्रांसफार्मर आपके गली मोहल्ले में लगे होते हैं, इन पे क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिक आता है
लेकिन ये धारा के मान जो घर की आम सप्लाई होती है उसके लिए धारा का मान कम कर देता है। ठीक है, कि घर पे भी जो हम लोग के यहाँ लगे नहीं होते, फ्रिज लगा है, टीवी लगा है, ये सब खराब ना हो जाए, इसलिए ये धारा के मान को कम कर देता है। अब बात आती है अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटा देते हैं और धारा के मान को बढ़ा देते हैं। जब अपचाई ट्रांसफार्मर में भाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है वो बहुत कभी कभी क्या होता है, घर पे वोल्टेज बहुत कम होता है, मोटर नहीं चल पाती है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को तो घटा देता है और धारा के मान को बढ़ा देता है। ये काम कौन करता है, स्टेबलाइजर। अब घर पे स्टेबलाइजर क्यों लगता है, क्योंकि घर में कभी कभी क्या होती है, वोल्टेज बहुत कम आता है तो हमें क्या करना होता है, मान लीजिए मोटर चलाना है, फ्रिज चलाना है, तो उसके लिए हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। ये भी एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, धारा के मान को बढ़ा सकते हैं। घर पे जो नॉर्मल सप्लाई के लिए धारा के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो बात कर ले अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। डेफिनेशन के लिए भी पूछता है, तो सब कुछ हम लेके चलेंगे। तो बात करें अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर की, तो बात करें उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के डिफरेंस की, तो ये क्या करते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाते हैं, जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ाते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ाते हैं, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता के मान को घटाते हैं। और दूसरी बात करें तो इसमें क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। देख सकते हैं ये एक उच्चाई ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, वोल्टता के मान को कंट्रोल करता है। वोल्टता जो अधिक वोल्टेज वाला होता है उसके मान को कंट्रोल करके धारा के मान को कम करता है। ठीक, धारा के वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, धारा के मान को कम करता है। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीयक में ज्यादा। जो हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई में क्या होता है, अपचाई में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपचाई में प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होती है। प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक अपचाई में और द्वितीयक में फेरों की संख्या कम होती है। हम ऊपर वाले को कह देंगे प्राथमिक और नीचे वाले को बना देंगे नीचे वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है उच्चाई और अपचाई में, कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो बदल जाती है। ठीक, उच्चाई और अपचाई में देख सकते हैं आप कि इसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम तो अपचाई होता है, और इसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक तो वो उच्चाई होता है। जो अपचाई होते हैं वो स्टेबलाइजर वगैरह में लगाए जाते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं भाई, ये क्या कम करते हैं, ये धारा के मान को बढ़ाते हैं, वोल्टेज के मान को कम करते हैं और धारा के मान को बढ़ाते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। सेकंड देख सकते हैं, थर्ड, यह धारा के मान को बढ़ा देते हैं। भाई जब वोल्टेज का मान घटाएंगे तो धारा का मान बिल्कुल बढ़ाएंगे, स्टेबलाइजर जैसे होता है। ठीक है, और ये जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है, धारा के मान को घटाएंगे, जब वोल्टता बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा। तो देख सकते हैं प्राथमिक में फेरों की संख्या अपचाई में ज्यादा होती है। ठीक, और उच्चाई में क्या होती है, द्वितीयक में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, इतना आपको याद करना है कि प्राथमिक में जब ज्यादा हो तो अपचाई ट्रांसफार्मर, द्वितीयक में ज्यादा हो तो उच्चाई ट्रांसफार्मर। अगला नंबर है कि इसका जो परिणमन अनुपात है 1 से कम होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का जो परिणमन अनुपात है वो 1 से कम होता है। जैसे कि मान लीजिए 10 हो गया, 10 वोल्टेज है। ठीक, उच्चाई नॉर्मल ट्रांसफार्मर का, उसको हम 15 से भाग दे दे तो मान किस में आएगा, 0 पॉइंट में आएगा। किस में आएगा, 0 पॉइंट में मान आएगा। लेकिन हम उसी का जस्ट अपोजिट 15 में 10 से भाग दे दें तो मान क्या आएगा, 1 पॉइंट में आएगा। तो मतलब जो परिणमन अनुपात है उच्चाई ट्रांसफार्मर का ज्यादा होता है। तो हम इसके लिए व्यंजक कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NP व NS है। P मतलब प्राइमरी, S मतलब सेकेंडरी। ठीक, और धारा क्या है, धारा IP व IS है। ठीक, प्राथमिक कुंडली की धारा IP है और द्वितीयक कुंडली की क्या है, IS, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, और विद्युत वाहक बल क्या है, EP और ES है, दोनों कुंडली के। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा पिछले वीडियो में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। पिछले चैप्टर में आपने देखा था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो वो क्या होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम होता है, dt समय में फ्लक्स परिवर्तन के लिए जो विद्युत वाहक बल था वो क्या था, तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला था E = -d∅/dt। और अगर फेरों
फेरों की संख्या n हो, तब क्या था फॉर्मूला, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू -n d∅dt। डेल्टा समय में फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। तो हम इसके लिए पहले निकाले प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राइमरी कुंडली के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। तो प्राइमरी कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, ईपी है भाई, पी से प्राइमरी ईपी विद्युत वाहक बल, तो माइनस लेना है और इसमें फेरों की संख्या क्या है प्राइमरी में, एनपी है, एन सफिक्स में पी, d∅dt। ये हमने निकाला प्राइमरी कुंडली के लिए। अब हम सेकेंडरी कुंडली यानी द्वितीयक कुंडली के लिए निकाल लें। तो द्वितीयक कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो द्वितीयक कुंडली को हम किससे डिफाइन करेंगे, ES से डिफाइन किया और भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से -ns, फेरों की संख्या क्या है ns d∅dt। ठीक, तो हम क्या करें, इसको समीकरण हम क्या मान लें, समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ठीक है, उसको तो हमने 1 माना है, इनको हम छोटे में मान लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग कर देंगे। तो चलिए समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें, तो क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, d∅dt कॉमन है दोनों में, तो d∅dt तो कट जाएगा और माइनस माइनस है तो वो भी कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ES/EP कर लेंगे दोनों के विद्युत वाहक बल प्राइमरी और सेकेंडरी के, और ये देख सकते हैं आप d∅dt दोनों में है तो ये कट जाएंगे और माइनस माइनस है तो ये भी कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, NS/NP। ये विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या के लिए अनुपात आ गया, ठीक है, विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या के लिए अनुपात आ गया। अब अगर हमें वोल्टेज के लिए अनुपात निकालना हो तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे, वोल्टता के लिए, तो वोल्टता भाई प्राइमरी कुंडली की होगी VP और सेकेंडरी कुंडली के लिए होगी VS, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी भाई जैसे ही विद्युत वाहक बल है वैसे ही हम वोल्टेज को लिखेंगे, पहले लिख लेंगे द्वितीय कुंडली के लिए, बाद में प्राथमिक, तो VS अपॉन क्या हो जाएगा VP और फेरों की संख्या क्या है NS/NP। तो ये हमने वोल्टेज के लिए निकाल लिया। अगर हम धारा के लिए निकालें तब कैसे निकाल पाएंगे भाई, ये तो हो गया आपका विद्युत वाहक बल के लिए निकाला और ये वोल्टेज के लिए निकाला। अगर हम धारा के लिए मान ज्ञात करें तब क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, तो आप जानते हैं इसके लिए मान क्या होता है, आपने देखा था औसत शक्ति का, किसके लिए, तात्क्षणिक शक्ति या औसत शक्ति। तो औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI, वोल्टता का तात्क्षणिक मान गुणे धारा का तात्क्षणिक मान। तो हम क्या करेंगे, P के लिए IP व IS, S के लिए IS, धारा IS हो तब क्या होगा, औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है P = V × I, धारा का तात्क्षणिक मान इंटू वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, यानी कि तुरंत में हमने जो मान निकाला है, ज्ञात किया है, उसके मान को हम लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VP × IP, प्राइमरी कुंडली की वोल्टेज और धारा, और हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कुंडली की वोल्टेज और धारा ले लेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, VP जो प्राइमरी कुंडली का वोल्टेज है उसके साइड में हम ले आएंगे द्वितीय कुंडली का वोल्टेज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VP/VS, और धारा को ले जाएंगे IS के द्वितीय कुंडली की धारा के बटे में। तो ये मान आ जाएगा वोल्टेज के लिए, किसके लिए मान आ जाएगा, वोल्टेज के लिए मान आ जाएगा। तो आपने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझा, ट्रांसफार्मर के प्रकार समझे, रचना समझी, कार्यविधि समझी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।